कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है राज्यपाल, वो करवाने जा रहा हूँ। और यह टॉपिक बीपीएससी में अल्टरनेट वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति। ये दो टॉपिक बहुत ही हिट लिस्टेड टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस के आयाम होते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और 67th में ये राज्यपाल से रिलेटेड आने की संभावना कुछ ज़्यादा बनती है, क्योंकि 66 में राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए इस वर्ष राज्यपाल के ज़्यादा पूछने की संभावना है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े आयाम को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर एक चीज़ को समझना होगा आपको। एक तो उनकी जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसको समझना है, फिर उसके संदर्भ में आलोचनात्मक जो वर्णन भी करना है कि किस प्रकार से राज्यपाल कठपुतली की भांति कार्य करता है और संवैधानिक प्रतिष्ठा के पोस्ट का जो हनन होता है, ये सब से संदर्भ में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 1500 में आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक डीआई से लेकर के GS1 GS2 के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होंगे। साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स और जितने भी पॉलिटी के सेक्शंस हैं, हिस्ट्री के सेक्शंस हैं और करेंट अफेयर्स जो भी IR रिलेशन का सेक्शन है, ये सारे कवर किए जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत हो करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यह सारा वीडियो लेक्चर्स आपको नवंबर लास्ट जाते जाते सारे वीडियो आपके जो प्रोफाइल होंगे जो आप परचेज करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स इसको ज़रूर आप परचेज कर लें। चलिए, जो राज्यपाल की भूमिका है, राज्यपाल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड हम लोग को क्या क्या तैयारियां करनी है। तो चूंकि क्वेश्चन पता रहेगा तो हम लोग आंसर राइटिंग में अच्छा जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए उसको ज़रा देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो आज तक जो अभी तक जो पूछे गए हैं जो इन लास्ट वर्षों में, वो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो अभी हम आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताएंगे और कैसे उसको लिखना है, तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका का व्याख्या करें। बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद राज्यपाल की शक्ति और कार्यों और इनकी बिहार, सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, सेम आप देख सकते हैं, प्रकृति दोनों का सेम है। उसके बाद ये है बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्ति, फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। तीनों आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तीनों सेम प्रकृति के हैं, यानी राज्यपाल की शक्ति और बिहार से रिलेटेड। और ये थोड़ा सा अलग है कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और विशेष संदर्भ में क्या वह केवल कठपुतली है, इस तरीका से आपको निष्कर्ष निकालना है। तो कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले आपको उसके विविध जो व्याख्या है उसको करना होगा, कि ये नहीं कि हाँ कठपुतली है या ना नहीं कठपुतली नहीं है, ये नहीं बोलना है आपको। ठीक है, जब क्वेश्चंस पूछे गए तो कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में आपको अपना थॉट रखना होगा और लास्ट में निष्कर्ष आपको देना होगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रकृति के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, हो सकता है ये आधे घंटे का वीडियो हो सकता है आपका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तेजी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप बेसिक पढ़ चुके हैं और प्री में आपने बेसिक की तैयारी कर रखी है। बस आपको क्या करना है कि कैसे लिखा जाता है वो आपको सीखना है। तो वो सीखने के लिए ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है कि आपको लगेगा। बस आपको गाइडेंस और प्रॉपर कि किस तरीक़ा से लिखे जाते हैं, अगर आंसर राइटिंग दिखा दिया जाएगा तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। चलिए, अब यहाँ पे है राज्यपाल। राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ, तो राज्य जिस प्रकार से केंद्र में आप राष्ट्रपति को देखते हैं संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यकारी का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे कौन होता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि के रूप में होता है। यानी जो राज्य होता है उसमें जो केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। चूंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और यहाँ पर आप देखिएगा केंद्रीय शक्ति जो संघ है, केंद्र है, वह अपने
व्यक्तियों के माध्यम से, अपने जो विधि विधान है उसके माध्यम से राज्य को भी शासन नियंत्रित करता है। इसी संदर्भ में यह पोस्ट को बनाया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में प्रतिनिधि शब्द के जगह एजेंट के रूप में इसका जो आलोचनात्मक व्याख्या किया जाता है कि यह केंद्र का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यह केंद्र और राज्य के मध्य सेतु का काम करता है। केंद्र और राज्य के मध्य क्या चीज़ का काम करता है? तो सेतु का काम करता है। कोई भी सूचना राज्य से रिलेटेड अगर केंद्र को जानकारी देना है तो वो राज्यपाल करता है। इसकी चर्चा आप देख सकते हैं कि भाग 6 में, भाग यहाँ पे छूट गया है, तो भाग 6 में आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जिक्र आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, जैसे है प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल होगा। लेकिन अब क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐसा प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तो निश्चित रूप से होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 154, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल, यहाँ राज्य लिखा हुआ है, राज्यपाल में निहित होती है। थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 155, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उसके इच्छा अनुसार पद धारण करता है और जब राष्ट्रपति चाहेगा तो वो राज्यपाल को हटा सकता है। इस मामले में भी कई बार विवाद होते आया है कि कई बार राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर राज्य में केंद्र के हिसाब से सरकार नहीं होती है या राज्यपाल नहीं होते हैं तो डायरेक्ट वहाँ के राज्यपाल को हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी कई बार विवाद के मुद्दे बने हैं। तो ये शक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। चलिए अब आते हैं, प्रसाद पर्यंत का यहाँ तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति का इच्छा होगा तब तक वह राज्यपाल बना रहेगा। जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति का कि इसे हटाना है तो उस राज्यपाल को वो हटा सकता है। कोई इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 163, शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये करते हैं। जो आपके राज्यपाल होते हैं वो अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किसके सलाह पे करेंगे? तो मंत्रिपरिषद जो होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनके सलाह पे करते हैं। बस एक शक्ति को छोड़ करके, वो है विवेकाधीन शक्ति या स्वविवेकाधिकार की शक्ति। यानी जब राष्ट्रपति अपना विवेक का यूज करता है जिस मामले में, तो उसमें वह मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है। अब आगे चल करके आप इस तरीका से ट्री स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं आंसर के जो रूपरेखा को आप बेहतर बनाने के लिए। तो राज्यपाल की शक्ति, विधायक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विवेकाधीन शक्ति, विवाद के कारण ये भी बनते हैं कि जो उसके पास, जो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है उसका वो दुरुपयोग करता है राज्यपाल। तो इस तरीका से यहाँ पे विवाद के कारण में हम लोग आगे इसी को विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायिक शक्ति दिया गया है, उसमें आप विशेष करके क्षमादान की शक्ति, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को केंद्र में दिया गया है उसी प्रकार से राज्य स्तर पे राज्यपाल को भी दिया गया है। वित्तीय शक्ति भी राज्यपाल को दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर लूँ तेजी से, चूंकि क्वेश्चन के आयाम के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करना है। अगर वहाँ पे राज्यपाल की शक्ति की विवेचना लिखेगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करना होगा, लिखना होगा वहाँ पर। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, और इसकी सहायता से मंत्रिपरिषद के गठन का काम किसका होता है? तो राज्यपाल का होता है। राज्य के जो प्रमुख महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, जैसे केंद्र में होते हैं महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, तो उसकी नियुक्ति का काम राज्य स्तर पे राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति का काम कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर इनको विमुक्त करना है पद से तो ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो ये याद रखना। लेकिन नियुक्ति का पावर किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। और अनुच्छेद 356, ये भी विवाद का प्रमुख कारण बार बार बनता है कि केंद्र सरकार क्या करती है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करती है
कई बार इसके लिए आयोग नए नए समितियां बनी है, इसके सुधार के लिए आगे चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में अगर वहाँ का संवैधानिक विफलता आती है तो उस संदर्भ में 356 का प्रयोग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये भी जो है विधायी शक्ति के तहत कार्यपालिका शक्ति के तहत हम लोग राज्यपाल की शक्ति में लिख सकते हैं। उसके बाद जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति एवं जो कुलपति वाइस चांसलर जिसको बोलते हैं, उनकी नियुक्ति का काम कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं। और राज्य के किसी भी प्रशासनिक और विधायी मामले की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के मदद से किसी भी प्रशासनिक विधायी मामले की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जो राज्य सूची के विषय हैं उस पे जानकारी ये एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से कार्यपालिका शक्ति होगी। अब विधायिका शक्ति संबंधी क्या है कि वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, जब चुनाव होगा, उसमें संबोधित करने का काम कौन करेंगे? तो राज्य स्तर पर राज्यपाल, जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करते हैं, जस्ट लाइक राष्ट्रपति का जो केंद्र में पावर है वही पावर बस यहाँ पे राज्य स्तर पे राज्यपाल का होता है। अगर आप राष्ट्रपति पढ़ लीजिए या राज्यपाल पढ़ लीजिए, लगभग दोनों सेम ही है, बस केंद्र में है वो और ये राज्य में है। विधेयक को स्वीकार कर सकता है, जो भी विधानमंडल या विधान परिषद में जो विधेयक पारित होते हैं उसको स्वीकार कर सकता है या उसको अस्वीकार भी कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए भी फिर पुनः मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को भेज सकता है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक को छोड़ करके धन विधेयक पे इनकी सहमति अनिवार्य रूप से इनको देनी ही होती है, तो ये याद रखना है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद का बार बार कारण बनता है वो है अनुच्छेद 201, जिसके तहत राष्ट्रपति के लिए वह सुरक्षित रखता है। अगर कोई कानून है, अगर मान के चलिए केंद्र में अन्य जैसे बीजेपी की सरकार है और राज्य में अगर किसी अन्य पार्टी या कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार ने कोई विधेयक लाया तो डायरेक्ट क्या होता है कि राज्यपाल उसको क्या करेंगे कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करेंगे और उस पर रोक लगा देंगे, या उनको लगेगा कि आगे आने वाले चुनाव में विपक्ष पार्टी को ज़्यादा फायदा मिल सकता है इस कानून से, तो वो उसको पास ही होने नहीं देंगे, यानी उसको अनुमोदन ही नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे विवाद का कारण कई बार बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद सत्र को आहूत करना, यानी शुरुआत करना, सत्रावसान करना, यानी जब समाप्त हो जाए सत्र का समापन करना। देखिए सत्र 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं, फिर शीतकालीन सत्र होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो सत्र होते हैं उसकी शुरुआत आहूत करना और सत्रावसान करने का काम कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और जब विघटन होगा तब भी उसका अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल को ही विघटित करने का। जब 5 साल पूरा हो जाएगा या बहुमत की सरकार खत्म हो जाएगी, बहुमत नहीं रहेगा किसी पार्टी का, तब उस समय विघटन का काम राज्यपाल ही राज्य स्तर पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है विधायी शक्ति में अध्यादेश। ये महत्वपूर्ण शक्ति है। जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो विशेष परिस्थिति में जिस प्रकार से केंद्र में अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके किसी कानून को 6 महीने के लिए लागू करवा सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे आप देखेंगे कि राज्यपाल किसी कानून को लागू करवा सकते हैं अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश के माध्यम से। उसके बाद जहाँ पे विधान परिषद है, देखिए विधानमंडल के 2 भाग, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन सभी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। मात्र जो है 7 राज्यों जो बड़े राज्य हैं उन्हीं के पास विधान परिषद है। जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित कर सकते हैं जो विशेष फील्ड के होते हैं, कला क्षेत्र के हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे संगीतज्ञ हों, वैज्ञानिक हो, ऐसे लोगों को। उसके सदस्यों की निर्भरता के मुद्दे पर चुनाव आयोग को विमर्श। अगर कोई सदस्य की जो है अहर्ता पूर्ण नहीं हो रही है, निहर्ता से संबंधित मामला है, तो अंतिम निर्णय राज्यपाल ही देगा कि वह व्यक्ति जो है विधायक बना रह सकता है या उसका विधायक से मुक्ति उसको मिल जाएगी या उसको हटा दिया जाएगा। इस प्रकार की निहर्ता के मुद्दे का जो चुनाव आयोग से विमर्श करके अंतिम निर्णय कौन दे सकते हैं? तो राज्यपाल दे सकते हैं। अब आ जाइए वित्तीय शक्ति।
वित्तीय शक्ति देखिए धन से रिलेटेड है। कोई भी देश को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, या किसी देश को, किसी राज्य को, या किसी जिला में जो फंड आता है, वही सब के बारे में वित्तीय शक्ति। यहाँ पे देखिए क्या है, सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रखा जाए। यानी जो भी वित्तीय विवरण है वो विधानमंडल, जो बजट है वो पेश होना अनिवार्य है, और यह सुनिश्चित करने का काम राज्य स्तर पे राज्यपाल ही करते हैं। उसके बाद है राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता। एक खास बात यह भी है कि धन विधेयक को बिना राज्यपाल के अनुमति के, ठीक है, विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से पूर्व में अनुमति इनसे लेना पड़ता है, राज्यपाल से अनुमति लेकर के ही धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेना, अगर कोई भी जरूरत है राज्य के विकास के लिए फंड, तो आकस्मिकता निधि से जो है अग्रिम लेने का काम राज्यपाल ही राज्य स्तर पे कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति देश स्तर पे करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन, जिसके माध्यम से, यह क्वेश्चन देखिए इस बार प्री में क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी 67 में, कि जो मुखिया सरपंच या जो लेवल पे होते पंचायती राज व्यवस्था में जो वित्तीय फंड कौन मुहैया करता है, तो वित्त आयोग यहाँ पे इसका आंसर था। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती नगर पालिकाओं के वित्तीय सहायता हेतु किया जाता है, और इसका गठन कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि इनकी जो वित्तीय शक्ति है बहुत ही विस्तृत है। उसके बाद न्यायिक शक्ति देखिए, जैसे है संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस हों या जो भी न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसको सलाह कौन देंगे, राज्यपाल देते हैं। ठीक है, जो संबंधित राज्य जिसके राज्यपाल होते हैं, वो जिस राज्य में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो उसको सलाह देते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। राज्यपाल जिस राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तब देते हैं। उसके बाद है उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीश, और राज्यपाल का काम क्या है, जो भी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या स्थानांतरण या प्रोन्नति करने का काम राज्यपाल के माध्यम से ही जिला स्तर में किया जाता है। यानी राज्य के अंदर जो जिला स्तर के जो न्यायालय हैं उसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति हो, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे प्रोन्नति हो, तो वो राज्यपाल से ही, राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति, जैसे महाधिवक्ता हो गया, ये सबसे जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति का करने का काम कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। एक क्षमादान की शक्ति भी एक प्रकार से न्यायिक शक्ति में ही आता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, तो दोषी व्यक्ति के दंड को कम करने या प्रकृति में परिवर्तन, जो भी राजसूची के विषय पे अगर किसी को क्षमादान देना है तो वो क्षमादान दे सकते हैं, बशर्ते वह मृत्युदंड ना हो। मृत्युदंड के सजा को बस राज्यपाल कम कर सकते हैं, उसको माफ नहीं कर सकते हैं। और राजसूची के विषय पे क्षमादान देने की शक्ति राज्य के अंदर जो है राज्यपाल को ही प्राप्त है, तो ये भी क्षमादान की शक्ति आप लिख सकते हैं। एक अंतर बस ये है कि चूंकि राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, बल्कि उसको थोड़ा सा कम करके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी मार्शल लॉ के एक्ट के तहत, जैसे आर्मी वगैरह का, इसमें ये कुछ नहीं कर सकते हैं। जो केंद्र सूची के विषय हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्षमादान की बात है तो इसमें राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं है, वहाँ पे फिर राष्ट्रपति ही उनको क्षमा दे सकते हैं। जो आर्मी का मामला है या जो भी आपके केंद्र सूची पे आधारित जो दंड है उसके आधार पे, तो वो केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। बस यहाँ पे राज सूची के विषय पे क्षमादान देने की शक्ति किसको है, राज्यपाल को है। अब विवेकाधीन शक्ति देखिए, यही शक्ति जो है राज्यपाल के पोस्ट को जो है विवादित रखता है। ठीक है, यही शक्ति अनुच्छेद 163 के तहत जो विवेकाधीन की जो शक्ति है, जो स्वविवेक का जो यूज करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पे हावी रहते हैं, और जब हावी रहते हैं तो अगर मान के चलिए दोनों केंद्र और राज्य में दोनों सेम सरकार है तब तो ठीक है,
अगर दोनों में अंतर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर दबाव बना करके उस राज्य के जो विधायिका है या जो संवैधानिक तंत्र है उस पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा मामला कई बार देखने को मिला है, आगे उसके हम चर्चा करेंगे, जो विवाद का प्रमुख कारण हो जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी को बहुमत बन रहा है, लेकिन जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उसके मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाती है राज्यपाल के माध्यम से। तो ये सब जो हो जाता है, तो इस कारण से कहा जाने लगता है आलोचकों के द्वारा कि राज्यपाल एक जो है एजेंट की भांति, यानी प्रधानमंत्री के एजेंट के रूप में यहाँ राज्य में काम करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ पे विवेकाधीन शक्ति में हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक संवैधानिक शक्ति क्या है कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश, और यह राजनीतिक हथियार के रूप में क्या होता है राज्यपाल यूज करते हैं। और खास करके केंद्र सरकार की जो होती है मंशा या पार्टी जो होती है वो इसका गलत इस्तेमाल राज्यपाल के माध्यम से करवा सकते हैं या करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 201 जो है राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखना। अगर किसी राज सूची के विषय पे कानून विधानसभा या विधानमंडल बना रही है तो उसके भी उस कानून को वह राष्ट्रपति के लिए, जो राज्यपाल होते हैं, वो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए उसको विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं, जो कि एक विवाद का कारण बनता है। उसके बाद है कई बार क्या होता है पुनर्विचार के लिए अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को लौटाना। ठीक है, तो ये संवैधानिक अधिकार जो कि विवेकाधीन शक्ति है। उसके बाद विधानसभा का विघटन करना, अगर बहुमत की सरकार नहीं है तो उसको विघटन करना, या बहुमत विधानसभा को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना। तो ये सारे विवेकाधीन शक्ति में संवैधानिक है। और परिस्थिति जन्य एक शक्ति है जो परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, जैसे त्रिशंकु विधानसभा हो गया, 3 पार्टी हो गई। जैसे मान के चलिए बिहार में एक जदयू हो गया, एक बीजेपी समर्थित पार्टी हो गई और एक आरजेडी हो गया। अब इस स्थिति में क्या होगा कि अगर तीनों त्रिशंकु सरकार की गठन की बात होने लगेगी, तीनों अपना अपना बहुमत साबित करने का प्रयास करेंगे, उस समय राज्यपाल क्या करते हैं कि अपनी स्वविवेक का यूज करते हैं और किसी पार्टी को जो है मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर देते हैं और उसको बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। सीएम के आकस्मिक निधि, अगर मुख्यमंत्री की आकस्मिक निधन हो जाता है राज्य में, तो उस स्थिति में जो है राज्यपाल जो कदम उठाते हैं वो अपने स्वविवेक के माध्यम से उठाते हैं और उस समय वो केंद्र के हित का काम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे विवाद बनता है। ठीक है, तो ये आप संवैधानिक और परिस्थिति जन्य जो शक्तियाँ हैं वो समझ गए होंगे राज्यपाल की। अब आ जाइए राज्यपाल के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग एवं निर्णय। तो राज्यपाल के पोस्ट को लेकर के कई बार विवाद भी हुए हैं और उसके पोस्ट में सुधार की बात भी की गई है। विभिन्न आयोग के बारे में यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में चर्चा कर दिया है। जैसे 1966 का प्रशासनिक सुधार आयोग जो केंद्र राज्य संबंध को सुधारने की बात की गई, 1970 में भगवान सहाय समिति के द्वारा। उसके बाद सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के लिए महत्वपूर्ण आयोग है जिसने राज्यपाल के पद से रिलेटेड बहुत सारी जो सुधार है उसकी बात की है, आगे हम चर्चा करेंगे। एक है पुंछी आयोग, तीसरा है SR बोम्मईवाल, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनके बाद के बारे में पढ़ेंगे। एक बूटा सी बात जो बिहार में 2005 में हुआ था, ठीक है, जब यहाँ पे जब बहुमत की साबित करने की बात आई तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं था, तो उस केस में जो विधायकों की खरीद फरोख्त होनी शुरू हो गई थी, तो बूटा सी ने ये डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की थी। तो ये विवाद भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये चारों जो आयोग है, 4 आयोग जो है वो मेन रूप से मुख्यमंत्री, ये राज्य स्तर पे राज्यपाल की छवि बनी रहे, क्या करना चाहिए, इसके उपाय को सुझाया है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। चलिए आइए अब आते हैं सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ और वह 1987 में रिपोर्ट दिया।
तो इसमें क्या रिपोर्ट था, ऐसे तो बहुत बड़ा यह रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको बस मैं यहाँ पे चर्चा कर दिया हूँ। जो राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए वो राज्य से बाहर के व्यक्तियों की होनी चाहिए। जो राज्यपाल होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, उस राज्य का प्रॉपर नहीं होना चाहिए और सक्रिय राजनीति से जुड़ा नहीं हो, और सीएम से सलाह लेने की प्रक्रिया हो कि जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है उसके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उससे जरूर आदेश या सलाह लेना जरूरी होना चाहिए कि इस व्यक्ति को हम राज्यपाल बना रहे हैं, उसकी सलाह परामर्श लेनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 356 तभी प्रयोग करना चाहिए जब एकदम अंतिम चरम अवस्था में है और कोई उपाय दूसरा नहीं है, तब जाके अंतिम उपाय के रूप में इसको यूज करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत है, तब जाकर के अंतिम उपाय, ये नहीं कि कुछ मामला हो तुरंत उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जैसे बूटा सिंह ने तुरंत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा दी थी। उसके बाद है तथ्यों एवं विवरणों के सौंपने के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है 356 का प्रयोग हो। जो तथ्य है उसको प्रतिवेदन के स्वरूप में राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, राज्यपाल को, और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। जब तक संसद द्वारा घोषणा का अनुमोदन न कर दिया जाए, और इसमें संसद की अनुमति भी लेनी चाहिए, और जब तक संसद ना बोल दे कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तब तक उस पर शासन नहीं लगना चाहिए, उस सभा का विघटन, विधानसभा का विघटन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, सरकारी आयोग के सुझाव को। फिर पुंछी आयोग जो है, पुंछी आयोग 2007 में गठित हुआ, 2010 में रिपोर्ट दिया, सरकारी आयोग के अनुशंसा को सही ठहराया और स्थानीय स्तर पर केवल प्रभावित हिस्से पर ही आपातकाल की स्थिति लागू। जैसे अगर मान चलिए अगर पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन बन रहा है, तो जो जहाँ पे समस्या है स्थानीय स्तर पर या जहाँ पे प्रभावित सिर्फ क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिले या कुछ भागों में जहाँ पे प्रशासन तंत्र की विफलता है, तो प्रशासन तंत्र की विफलता पे तो आपात लगना ही नहीं चाहिए, जो संवैधानिक विफलता है वहाँ पे लगना चाहिए। और संवैधानिक विफलता में भी जिस क्षेत्र में संवैधानिक विफलता है, बस उसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के आपात 3 महीने से अधिक नहीं होने चाहिए। उसके बाद SR बोम्मई 1994 के फैसले को अनुच्छेद 356 में संशोधन कर शामिल करने की अनुशंसा किया गया। जो SR बोम्मई विवाद है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जो उस समय विवाद आया था, उसकी चर्चा ऐसे हम आगे करेंगे। तो उसके फैसले को भी संशोधन करके जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, 9 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें जो निर्णय दिया गया है उसके प्रावधानों को भी मानने की बात की गई है। ठीक है, अब आ ही गया जो आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आगे चर्चा करूंगा। SR बोम्मई विवाद क्या है? 1994 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और वहाँ पे क्या किया गया था कि राष्ट्रपति शासन बहुमत साबित किए बिना ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई थी। चूँकि उस समय वहाँ पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों में अलग अलग पार्टी की सरकार थी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कदाचित ही कभी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, यानी कभी शायद संयोग ही इसका प्रयोग करना चाहिए जब एकदम अंतिम चरम अवस्था हो, समस्या का हल जो है नहीं निकले। राजनीतिक लाभ के लिए तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकार की शक्ति का परीक्षण सदन के पटल होना चाहिए। अभी क्या होता है कि शक्ति का परीक्षण बड़े बड़े होटलों में जो होते हैं, जो जितने भी सरकार जो भी है उनके विधायक बड़े बड़े होटलों में सुरक्षित रखे जाते हैं और वहाँ पे जा कर के जो है राज्यपाल के माध्यम से जो है शक्ति का परीक्षण होता है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यसभा जो राज्य का जो विधानसभा है वहीं पे इसका शक्ति का परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल और केवल संवैधानिक विफलता पर ही होना चाहिए, ना कि प्रशासनिक विफलता पर। तो ये भी विवाद देखेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल के मुख्यमंत्री पे कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि वहाँ जो प्रशासनिक विफलता है उसका वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संवैधानिक विफलता है तब वहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है,
ममता बनर्जी की सरकार पे कई बार प्रशासनिक विफलता का आरोप लगा करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी पार्टी के द्वारा की जाती है, उनके नेताओं के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संवैधानिक विफलता है तब ऐसा हो सकता है। न्यायालय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर प्रश्न नहीं उठा सकता, परंतु सलाह के आधार पर परीक्षण कर सकता है और दूषित इरादे की स्थिति में सुधारात्मक कदम भी उठा सकता है। अब आइए बूटा सिंह बाद क्या है। आरोप यह था कि 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर विधानसभा के विघटन की अनुशंसा की थी। उनके अनुसार क्या था कि कुछ दल जो अनैतिक साधनों के माध्यम से जो है बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी खरीद फरोख्त करके जो है बहुमत प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। ठीक है, 22 मई 2005 को बिहार विधानसभा का भंग करके, तो लेकिन इसके खिलाफ में याचिका दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह को फटकार भी लगाई और असंवैधानिक भी बताया था उसके इस निर्णय को। ठीक है, उसके बाद जो है विवाद कर्नाटक में जो था विवाद चला था, भाजपा को 104 और कांग्रेस और जेडीएस पार्टी को उससे ज़्यादा बहुमत थी, लेकिन वहाँ के राज्यपाल जो उस समय थे उन्होंने क्या भाजपा को जो है सरकार बनाने की अनुमति दे दी थी, जबकि सरकार जो है आगे चलकर फिर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बनाया था, गठबंधन की सरकार बनी थी। तो यहाँ पर भी जो केंद्र में पार्टी रहती है तो वो पहले अपने पार्टी जो वहाँ पे अगर उसको बहुमत नहीं भी है तो उसको मौका दे देती थी। ऐसा महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। तो ये सब आम बात हो चुकी है राजनीति में। राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने की अनुमति दी तथा कई राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आई पार्टी की सरकार को बनाने की आमंत्रित किया जाता, और इस आधार पर दिया कि सबसे ज़्यादा बहुमत भाजपा को है इसीलिए। लेकिन कई राज्यों में क्या किया गया कि जिसकी बहुमत है उसको सरकार बनाने का जो है दावा ना करके किसी अन्य दूसरे और तीसरे नंबर के पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, जैसे मणिपुर, मेघालय और गोवा में ऐसा देखने को मिला। तो यानी एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग मानसिकता यहाँ पे इस बात को इंगित करता है कि राज्यपाल केंद्र के प्रभाव में काम कर रहा है या एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसको आप दर्शा सकते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से देखा जाए तो राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में परिलक्षित होती है। इन सब बातों पे अगर आप देखेंगे तो आपको केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल लगेंगे। अब ये सब कुछ मामला है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने नोट्स में लिख दिया है। आगे है, वर्तमान समय में राज्यपाल के पद राजनीति के क्षेत्र में सेवानिवृत्त पुरस्कार के समान अधिक प्रतीत होने लगा है। यानी जो लोग राजनीति से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वैसे लोगों को क्या किया जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा वैसे लोगों को राज्यपाल बना करके किसी राज्य में भेज दिया जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि राज्यपाल की भूमिका पर बहस होने चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है और इस पद पे आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को भूलकर निष्पक्ष ढंग से काम करे। अन्यथा राजनीतिक वर्ग, संविधानवेता और जागरूक नागरिक इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या राज्यपाल का पद वाकई जरूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता है और इसे खत्म कर दिया जाए तो किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आगे देखिए, SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1989 राज्यपाल थे जो है पेंडेकांति वेंकट सुब्बैया, ठीक है, द्वारा सरकार बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन लागू, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फिर 1994 में फैसला आया कि SR बोम्मई को दोबारा सरकार बनाने की मतलब इजाजत दिया जाए। फिर 23 नवंबर 2019 को भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, बस 48 घंटे में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी पार्टी थी फिर वो बहुमत साबित कर दी थी और ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। उसी प्रकार से मामला उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था और वहाँ के उस समय जो राज्यपाल थे उनका नाम था जगदम्बिका पाल। ठीक है, तो ये भी आप जगदम्बिका पाल के समय में कल्याण सिंह को बर्खास्त करके जो है किसी और मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री
जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री, अच्छा ये जगदम्बिका जो पाल हैं वो मुख्यमंत्री का ही नाम है, ठीक है। तो वहाँ के राज्यपाल ने इनको बर्खास्त कर दिया था और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी थी। 1998 का यह मामला है। कर्नाटक का मामला 2008 का भी मामला, येदियुरप्पा को सीएम किंतु बहुमत नहीं मिला, बाद में जेडीएस की सरकार बनी थी। तो ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब है कि ये सारे नोट्स में है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बिहार की राजनीति में राज्यपाल से जुड़े विवाद, बिहार में कब कब जो है राज्यपाल से विवाद गहराया है, तो वो देखिए 1999 में जब राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी थे और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उसके निर्देशानुसार बिना ठोस आधार पर ही राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश इन्होंने किया था, जो कि एक कह सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र की एजेंट की भूमिका निभाने का काम किया था। उसके बाद 2005 में बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया और मनमाने ढंग से संवैधानिक संकट खड़ा करने की बात की गई और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई थी। उसके बाद 2017 में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा निर्देशानुसार काम करना और आरजेडी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया था। 2017 में आपको याद होगा तो आप जानते होंगे कि बहुमत की जो पार्टी थी आरजेडी, उसको मौका ना दे करके एनडीए को मौका दिया गया था 2017 में। तो ये भी आप घटना की चर्चा कर सकते हैं। इन संदर्भों में केंद्र की कठपुतली किंतु राज्य के पद को मात्र कठपुतली, निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि इन संदर्भों में हम कठपुतली देख रहे हैं, लेकिन राज्यपाल के पद को मात्र कठपुतली नहीं माना जा सकता है, चूंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जिसकी अपनी एक गरिमा और विशेषाधिकार है, कुछ अपवादों को छोड़कर। राज्यपालों ने राज्य सरकारों को बेहतर राह दिखाई है और भारत की संघात्मक व्यवस्था को मजबूत किया है। तो नकारात्मक जो है अंत नहीं करना है, सकारात्मक पहलू को ही लिखते हुए आप अंत करेंगे तो आपका यह आंसर जो है बेहतर आंसर के रूप में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस तरीका से आंसर राइटिंग करते हैं, विभिन्न आयाम जो क्वेश्चन के पूछे गए हैं उसके माध्यम से, तो आपको इस टॉपिक पे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा पेचीदा टॉपिक भी है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। जब तक आप पहले से इसको नहीं पढ़े रखेंगे तो आपको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक दो बार मेरे वीडियो को देख लें, या आप पहले खुद आप जो भी आपके पास बुक है, बेसिक बुक है क्वालिटी का, उसको राज्यपाल चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद आप उसके संदर्भ में आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यह क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि 67 में पूछा जाए और आप लोग बेहतर लिखेंगे, ऐसा हम जो है आशा रखते हैं आप लोगों से। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मात्र 1500 में स्टूडेंट्स आपको यह सारा PDF मटेरियल और वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।